नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी टेट, सी टेट और संभावित सुपर टेट, ये सारे एग्जामिनेशन बैक टू बैक हम लोगों के सामने हैं। वादा किया था आपसे कि आपके बीच में फ्री वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरा का पूरा पेडागॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसलिए ये वीडियो आपके बीच में लेकर के आया है। बेसिक से शुरुआत किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आज डिस्कशन करूंगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागॉजी जो है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की जब बात होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी प्लस पेडागॉजी की जब बात होती है, यानी कि बाल विकास, और साथ साथ दूसरी जो चर्चा होती है वो होती है शिक्षण विधि। अब ध्यान देना, अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो सीटेट देते समय आप याद रखिएगा कि 90 नंबर आपके आते हैं सीडीपी से। चौंकने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने या चौंकने वाली बात नहीं है कि सर ने सीडीपी को 90 नंबर कैसे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका देखा जाए तो सीडीपी जो है वो अकेले आती है 30 नंबर की। जब आप जाओगे तो बाकी 15-15 नंबर की सीडीपी चारों सेक्शन में पूछी जाती है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो इन चारों सेक्शंस को मिला करके 60 नंबर प्लस 30 नंबर ये, यानी कि 90 नंबर की सीडीपी के प्रश्न जो हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो रोल है सीटेट के मॉड्यूल में, सीटेट के मॉड्यूल में लगभग या एग्जैक्ट मैं कह सकता हूँ कि एग्जैक्ट 90 नंबर का है। यानी अगर आपको सीटेट यूपी टेट अगर क्लियर करना है तो उसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी पे आपका कमांड बेहतर है तो सबसे बेहतरीन तरीके से आप कम से कम 100 प्लस नंबर आप लेकर के आ सकते हो बड़े आसानी से, और बड़े इजी वे में शुरू करने जा रहा हूँ और पूरा का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा, एकदम लाइन टू लाइन चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का लेसन, कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम शुरुआत करने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान की बात अगर किया जाए कि मनोविज्ञान है क्या, तो रटा रटाया डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ये शब्द निकला कहाँ से? दैट इज लैटिन वर्ड, कि एक लैटिन शब्द है। अब इस लैटिन शब्द को हमने तोड़ दिया दो भाग में। एक पार्ट आपका निकला साइको और दूसरा निकला लोगोस। अब यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है कि साइको का मतलब क्या, तो मन, और लोगोस का मतलब दो शब्द आप निकाल सकते हो। पहली चीज़ आपका विज्ञान और दूसरी चीज़ आपका अध्ययन, कि यानी विज्ञान की ही एक शाखा है, विज्ञान का ही एक पार्ट है जिसमें हम मन का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग नाम देते हैं मनोविज्ञान का। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ मैं। अरस्तू की भी बात करूँगा, मैं थॉर्नडाइक की बात करूँगा, स्किनर की बात करूँगा। सारी बातें आज के वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। जो स्टार्टिंग होती है यूपी टेट या सी टेट के पेपर पैटर्न में, तो सबसे शुरुआत के जो प्रश्न आते हैं या सबसे ईजी लेवल के जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरीके के प्रश्न होते हैं। अब देखा जाए तो हमने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा का शब्द है, जहाँ पर साइको का मतलब मन, लोगोस का मतलब विज्ञान। अब यहाँ पर आप अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हो कि कहीं पर मन की बात की गई, कहीं पर व्यवहार की बात की गई, कहीं पर चेतना की बात की गई। क्यों इस तरीके की बातें हुई? तो ये मनोविज्ञान के जब इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे, यानी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में जब आप पाओगे, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की जब आप चर्चा करोगे, तो बड़ी लंबा प्रोसेस है कि 16वीं शताब्दी से भी पीछे आपको जाना पड़ेगा। और अब तक यानी कि 2021 तक की बातें की जाएंगी आज के इस वीडियो में। यानी आज का जो हमने टाइटल रखा है इस पूरे के पूरे वीडियो का, वो यही रखा है कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में चर्चा की गई कि मनोविज्ञान की शुरुआत क्या की गई है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ या बाल मनोविज्ञान की तरफ। सबसे पहले तो जानने वाली बात क्या है कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान के बारे में एक नॉर्मल डेफिनेशन हमने दे दी कि लैटिन लैंग्वेज से एक निकला हुआ शब्द साइको प्लस लोगोस से बना हुआ था। मन का विज्ञान हमने बोल दिया या मन का अध्ययन हमने बोल दिया। अब अगर आया जाए इतिहास के बारे में कि मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अगर प्रश्न आपसे बनने शुरू हो, तो आप देखिएगा इतिहास पर आ रहा हूं सीधा सीधा। तो आप देखेंगे तो इतिहास में 4 परिभाषाएं दी गई हैं। 1, 2,
3 और 4। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि 16वीं शताब्दी से पहले, तो 16वीं शताब्दी से पहले इसको नाम दिया गया आत्मा का विज्ञान। यानी जो हमने साइको प्लस लोगोस शब्द लिखा गया, वहाँ पर साइको शब्द माने आत्मा का विज्ञान, यानी सोल साइंस की बात की गई। आत्मा के विज्ञान के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर बात किया गया कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने डिस्कशन की, जहाँ से हम लोग शुरुआत मानते हैं मनोविज्ञान की, तो मन का विज्ञान। तीसरा नाम दिया गया चेतना का विज्ञान, और चौथा नाम दिया गया व्यवहार का विज्ञान। ये एकदम स्टार्टिंग प्रोसेस है कि मनोविज्ञान किस तरीके से अपने रूप में बदलाव लाता है, कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक जुड़ते हैं और कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक नाम को बदल देते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया जाता है और लास्ट में मनोविज्ञान कहाँ से कहाँ तक आ जाता है। एक स्टेटमेंट देता हूँ वुडवर्थ साहब का, ये नाम याद रखिएगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देखिएगा आप, इस पूरे के पूरे इतिहास को आप समझने में बड़ा सबसे आसान तरीका है वुडवर्थ का वो स्टेटमेंट। क्या वुडवर्थ का स्टेटमेंट था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में वो सब कुछ का त्याग करके अपने व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और चेतना का त्याग करके वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जा रहा है। वुडवर्थ के एक स्टेटमेंट में पूरा का पूरा इतिहास आपको याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या, आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार। यानी आप देख रहे हो कि हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आत्मा के विज्ञान की अगर आप बात करेंगे कि आत्मा का विज्ञान, तो ये चर्चा होती है 16वीं शताब्दी तक। यानी कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई, तो यही शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी तक ये चली कि आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर उसके बाद मन के विज्ञान की आप बात करोगे तो 16वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी तक, यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चर्चा हुई और मनोविज्ञान को माना गया क्या, तो माना गया मन का विज्ञान। आगे चलते हैं, चेतना का विज्ञान, तो 19वीं और 20वीं सदी तक या 19वीं और 20वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान, यानी चेतना को ही प्रमुख माना गया। और वर्तमान में यानी कि 20वीं से अब तक मनोविज्ञान की एक नई डेफिनेशन आ गई कि मनोविज्ञान जो है वो अब तक तो साइकोलॉजी है, यानी कि साइको प्लस लोगोस तो है प्लस लेकिन साइको शब्द का जो मतलब यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान है। अब ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो है ये आपको वहाँ पर मदद करेगी कि जैसे आप कहीं पढ़ते हो कि मनोविज्ञान क्या है, तो किसी ने लिख दिया कि मन का विज्ञान है, किसी ने लिख दिया कि नहीं आत्मा का विज्ञान है, किसी ने लिख दिया कि नहीं भैया ये चेतना का विज्ञान है, किसी ने कह दिया नहीं मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। क्यों किसी ने लिखा होगा, क्यों किसी ने, कारण क्या है कि हर सदी में हर विषय को लेकर के अलग अलग कॉन्सेप्ट बने हैं। जैसे आप देखते होंगे कि पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी तक आती है। आप देखते होंगे कि रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें, कॉस्मोस थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, या इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठा लो तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी कि वो हमेशा उसके अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस चलते रहते हैं। तो मनोविज्ञान का भी एक अपना एक रिसर्च एंड एनालिसिस पार्ट है और रिसर्च एंड एनालिसिस से हम लोग उठते उठते आए कहाँ से, तो आत्मा से मन पर आए, मन से चेतना पर आए और चेतना से सीधे आ गए हम लोग व्यवहार पर। यानी कि वर्तमान डेफिनेशन अगर मनोविज्ञान की आपसे पूछी जाएगी तो आपको कहना पड़ेगा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, यानी ये बिहेवियर बेस्ड है, यानी कि टोटल ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है वर्तमान में। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान जो स्टेटमेंट देता है वो वर्तमान में वो कहता है व्यवहार का विज्ञान है। अब आया जाए इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाए कि पहले आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान तो आप जाओगे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूनान, क्योंकि मनोविज्ञान की जो शुरुआत मानी जाती है वहीं से मानी जाती है, यूनान से मानी जाती है। कि जब आप यूनान में जाओगे तो 2-3 नाम आप याद रखिएगा। एक नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा अरस्तु, दूसरा नाम याद रखना पड़ेगा प्लूटो और तीसरा नाम याद रखना पड़ेगा सुकरात।
ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई है। अरस्तु, प्लूटो और सुकरात, ये सारे दार्शनिक, सारे मनोवैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक, जो भी आप मान लीजिए, ये सारे लोग उस कैटेगरी से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाले कौन लोग थे? तो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात थे। कारण क्या था कि यूनान में आत्मा की शुद्धता पर चर्चा की गई, क्योंकि यूनान जो था वो पूरा का पूरा आदर्शवाद पर आधारित देश था, और ये जितने के जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग आदर्शवाद पर थे। यानी कि सर्वश्रेष्ठ माना गया आदर्शवाद को, सर्वश्रेष्ठ माना गया आत्मा की शुद्धता को, कि अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप सामाजिक भी हैं, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो आप व्यवहारिक भी हैं, आपकी आत्मा अगर शुद्ध है तो आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट यूनान में चलता था, और उसी वजह से कहा गया कि अगर किसी की आत्मा पढ़ लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पे थी? तो आत्मा पर थी। तो कहा गया कि अगर किसी की आत्मा का अध्ययन आप कर लोगे तो तुम एग्जैक्टली जान जाओगे कि वो आदमी अंदर क्या सोच रहा है, क्योंकि उस समय का एक दौर चला हुआ था कि सारे लोग शुद्ध आत्मा या शुद्ध अंतःकरण से चर्चा करते थे, व्यवहार करते थे। तो कहा गया कि अगर आत्मा के बारे में अगर आप पढ़ लोगे, आत्मा को अगर आप जान जाओगे, तो पूरा का पूरा आप साइकोलॉजी जान जाओगे। तो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात, इनका जब नाम आता है तो ये लोग मानते हैं किसको? आत्मा के विज्ञान को। यूनान में यहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने का मतलब कि 1600 से थोड़ा सा पहले 1590 में, तो जब आप 1590 में जाते हो तो एक नाम आता है रुडोल्फ साहब का। रुडोल्फ साहब ने उठा करके इस आत्मा को मन बोल दिया, यानी कि मनोविज्ञान शब्द जो आप कह रहे हो तो ये रुडोल्फ गोल्काय साहब का ही देन है कि रुडोल्फ गोल्काय साहब ने 1590 में इसको नाम दे दिया मन का विज्ञान, कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान है। और उसी चीज़ पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, साइकोलॉगिया। ध्यान दीजिएगा, रुडोल्फ साहब की एक किताब थी साइकोलॉगिया। यहीं से मन के विज्ञान की बात हुई, रुडोल्फ गोल्काय। यानी आत्मा का विज्ञान का समर्थन किसने किया था? तो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात ने। थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई, 1590 में रुडोल्फ गोल्काय साहब ने किताब लिखी, कौन सी? तो साइकोलॉगिया। साइकोलॉगिया में उन्होंने क्या कह दिया? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग, कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो रुडोल्फ गोल्काय साहब थे। इन्होंने शुरुआत की, और उसी के बाद से एक परंपरा चल पड़ी, कि रुडोल्फ गोल्काय साहब के बाद एक परंपरा चल पड़ी। और एक इटली के नाम आते, इटली के मनोवैज्ञानिक का नाम आता है पंपोनाजी। इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे पंपोनाजी। पंपोनाजी साहब ने भी मनोविज्ञान शब्द यूज़ कर दिया और कह दिया कि ये मन का विज्ञान, और यहीं से शुरू चली गई। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस परंपरा के लोग, तो एक नाम आता है आपका रूसो। जैसे इसको मानने वाले लोग कौन थे? आत्मा के विज्ञान वाली परंपरा को मानने वाले लोग कौन थे? तो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात थे। इसमें जब आप आओगे तो रूसो साहब का नाम आएगा। रूसो साहब के अलावा हॉब्स का नाम आएगा, लॉक का नाम आएगा। रूसो, हॉब्स, लॉक, ये सब जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मनोवैज्ञानिक मानने वाले थे किसको? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान शब्द, रूसो साहब का एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, कि रूसो साहब ने एक स्टेटमेंट कहा कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यानी कि कोई भी अगर एजुकेशन आप दे रहे हो तो अंदर से, अंदर मतलब कहाँ से? मन से प्रस्फुटित होती है। तो इसलिए सच्चा समर्थक माना जाता है रूसो, हॉब्स और लॉक साहब को। उसके अलावा इमैनुअल साहब थे। इस तरीके के 2-4 नाम आते हैं इसके अंदर, कि जिन्होंने मन के विज्ञान को माना था। स्टार्टिंग रुडोल्फ गोल्काय साहब ने की थी साइकोलॉगिया से, लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे वो थे रूसो, हॉब्स और लॉक साहब। चेतना के विज्ञान की बात किया जाए तो चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका विलियम वुंट। आपको याद हो रहा होगा कि कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा कि विलियम वुंट साहब का नाम क्यों आता है। तो 2 चीज़ों के लिए नाम आता है। पहला कि चेतना का विज्ञान, इसको प्रबल समर्थन देने वाले। दूसरा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो आपकी कहाँ पे थी? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला उन्होंने रखी थी। कहाँ पर लिपजिंग? तो जर्मन के, यानी जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में
प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। इसको खोला था किसने? तो विलियम वुंड साहब ने। और ये सन क्या था? विलियम वुंड साहब ने खोला कब था? तो 19वीं से 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। ये चर्चा हुई थी 1879 में, 1879 में, कि 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि लिपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम जो है वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी हो गई, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। तो अगर वर्तमान नाम भी पूछ दे तो याद रखिएगा कि लिपजिंग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत हुई। और यही रीजन है कि इनको नाम दिया गया संरचनावाद, प्रकार्यवाद, इस तरीके का नाम दिया गया। और इन्होंने सब कुछ मुख्य माना किसको? तो चेतना को। अब चेतना शब्द पे अगर गहन चर्चा आप करोगे तो इसके अंदर आपके संवेग की चर्चा होगी, मनुभूति की चर्चा होगी, तमाम इस तरीके की चर्चा होगी कि आदमी के अंदर जो चीज़ है वो उसकी चेतना से आता है। ध्यान देना कि यहाँ पे क्या कहा गया कि आदमी की आत्मा शुद्ध है, उसका अध्ययन कर लो। और अगर आत्मा का अध्ययन कर लोगे तो आत्मा का विज्ञान हो गया साइकोलॉजी। कौन कौन था? तो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात साहब थे। उसके आगे जब हम बढ़े 16वीं से 18वीं शताब्दी तक, तो रुडोल्फ बोल्काय साहब ने साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी। और साइकोलॉजिया पुस्तक में लिख दिया क्या कि अगर आदमी के मन का अध्ययन कर लोगे तो उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, मन का विज्ञान हो जाएगा। इसको मानने वाले रूसो, हॉब्स और लॉक साहब थे। मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान प्रयोगों से पता चलने लगा कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है। अगर उनसे हम 10 प्रश्न पूछ लें, 10 प्रश्नों के आंसर को से हम उनके व्यक्तित्व की जांच कर लेंगे। और इस तरीके की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे? तो विलियम वुंड साहब ने रखी यहाँ पर आपकी लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है जर्मनी में। तो वहाँ पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो विलियम वुंड साहब भी इसी के समर्थक थे, चेतना के विज्ञान के ही समर्थक थे। लेकिन उसके अलावा विलियम वुंड के अलावा विलियम जेम्स साहब भी, यानी कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो चेतना का विकास, तो यहाँ 2 नाम आएगा। एक नाम आएगा विलियम वुंड और एक नाम आएगा विलियम जेम्स। विलियम वुंड और विलियम जेम्स ये समर्थक थे किसके? तो ये समर्थक थे आपके चेतना के विज्ञान के। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का चर्चा हुई। लेकिन अब यहाँ पर इसके आगे जब आप आगे बढ़ोगे तो अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जे.बी. वाटसन साहब थे। अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे जे.बी. वाटसन साहब। तो जे.बी. वाटसन साहब ने कहा कि भैया चेतना को पढ़ोगे कैसे? चेतना तो अंदर है, यानी इसका अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। और जब इसका अध्ययन नहीं हो सकता तो किस बात का प्रयोग? उस चीज़ को बाहर ले आइए। और किसी भी चीज़ का बाहर प्रयोग कहाँ से देखोगे? तो उसके व्यवहार में, कि अगर आदमी अंदर से कुंठित है तो उसके व्यवहार में भी उसका असर दिखाई देगा। अगर अंदर से आदमी, उसके संवेग में क्रोध पड़ा हुआ है तो उसके व्यवहार में भी क्रोध झलकेगा। अगर आदमी के संवेग में अगर ईर्ष्या है तो उसके व्यवहार में भी ईर्ष्या दिखेगा। अगर आदमी के अंदर में खुशी है तो उसके व्यवहार में भी खुशी दिखाई देगी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। तो इसका मतलब चेतना की जांच हम नहीं कर सकते, चेतना को हम पढ़ नहीं सकते। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि चेतना की वजह से उत्पन्न हुए व्यवहार को अगर हम पढ़ लेते हैं, चेतना की वजह से अगर आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसके मन का विज्ञान हम जान जाएंगे। चेतना से व्यवहार में परिवर्तन होगा और व्यवहार में परिवर्तन को रीड किया जा सकता है, चेतना को रीड नहीं किया जा सकता। इसी बात की चर्चा हुई। और इस बात की चर्चा किसने की? तो इस बात की चर्चा किया जे.बी. वाटसन साहब। कहाँ से? तो अमेरिका से। इन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन नहीं किया जा सकता, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता। और जेम्स और वुड का जो था, यानी विलियम जेम्स साहब और विलियम वुड साहब का जो प्रयोग था, उन सारे प्रयोग को उन्होंने नकार दिया सिरे से। कहा कि ये हो ही नहीं सकता भैया, ये होगा कैसे? जब चेतना के अंदर हम झांकेंगे कैसे? चेतना में अगर परिवर्तन आएगा तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और अगर व्यवहार को अगर हम पढ़ लेते हैं तो मनोविज्ञान को पढ़ना सबसे आसान काम है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जे.बी. वाटसन साहब ने इसकी शुरुआत करी थी इस तरीके से। अब आप देख रहे हो कि आधुनिक युग में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान क्या है, तो तुम सीधे कहोगे कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान क्या है? तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी से पहले क्या परिभाषा थी? तो आत्मा का विज्ञान था। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक क्या परिभाषा चली? तो मन का विज्ञान। 19वीं और 20वीं में क्या परिभाषा चली? तो चेतना का विज्ञान। और उसके बाद अब क्या चल रही है? ये आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है।
तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आपका, कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि मनोविज्ञान धीरे धीरे बढ़ा कैसे। अब मनोविज्ञान को कैसे हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान में जोड़ा, मनोविज्ञान को कैसे हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान में जोड़ा और क्या उसकी आवश्यकता पड़ी, तो डिटेल में तो किसी दूसरी क्लास में डिस्कशन करूंगा, लेकिन कम से कम आपको जानना चाहिए कि हम क्यों, आखिर हम बीएड कर लिए, बीएड में भी हमने पेडागॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, हम बीटीसी किए तो भी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े, और जब हम सीटेट देने जा रहे हैं तो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जब हम सुपर टेट देने जाएंगे तो भी चाइल्ड डेवलपमेंट। कारण क्या है कि इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि जब एजुकेशनल साइकोलॉजी की आप बात करते हो, शिक्षा मनोविज्ञान की आप बात करते हो, तो इस चीज़ पे हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब आप क्लासरूम में खड़े होंगे एज अ टीचर, या खड़े हो रहे होंगे, कुछ लोग इसमें से अध्यापक भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, तो अगर आप खड़े होंगे क्लासरूम में, बच्चे के मन को आप न जान पाएँ, बच्चे के व्यवहार में अंतर आप न जान पाएँ, बच्चे की चेतना का अंतर आप न जान पाएँ, तो जाहिर सी बात है कि आप बेहतरीन शिक्षक नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको अच्छी शिक्षा देनी, यानी कि शिक्षा के स्तर को सुधारना है, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमको पता हो, या चाइल्ड पेडागॉजी यानी टीचिंग मेथड के बारे में हमको पता हो कि शिक्षण विधि क्या, किस तरीके से पढ़ाया जाए कि कम से कम मेहनत करके कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। इसलिए हम लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो ये हम लोगों ने आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए। फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ, कम से कम इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पेड लेक्चर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, या क्लासरूम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, समय की कमी हो सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सपना उनके पास भी है। ध्यान देना, जो व्यस्त है उसके पास भी सपना है, वो जीवन भर प्राइवेट में नहीं पढ़ाना चाहता, तो इसलिए सपना उसके पास भी है। तो मेरा वीडियो उस बच्चे तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेगा कि जो व्यस्त है, कहीं दूर है, पढ़ नहीं पा रहा है, कम से कम वो तैयारी कर सके। तो इसलिए इस तरीके की वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करिएगा, ताकि बच्चे को ही फ़ायदा हो। आगे चलता हूँ। आगे जब हम लोग चलेंगे तो कुछ परिभाषाओं पर बात करेंगे। अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, या इसको अगर आपको नोट डाउन करना हो, तो याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 1 मिनट का मैं कुछ समय दे देता हूँ आपको, आधे मिनट का समय दे देता हूँ, देख लीजिए। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक यूनान से चला था, अरस्तु, प्लूटो और सुकरात। मन का विज्ञान 16वीं से 18वीं शताब्दी तक रुडोल्फ गोल्काय की एक किताब आई, साइकोलॉजिया। रूसो, हॉब्स और लॉक जो है मन के विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चेतना का विज्ञान 19वीं 20वीं शताब्दी में चला। लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुड साहब ने खोली। और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से अब तक जेबी वाटसन साहब ने। जेबी वाटसन साहब ने अमेरिका से, इन्होंने सीधे नकार दिया विलियम वुड और विलियम जेम्स साहब को कि ये चेतना को रीड नहीं कर सकते। चेतना को रीड करने का तरीका ये है कि पहले चेतना से व्यवहार में परिवर्तन होगा, और व्यवहार को अगर हम रीड कर लेंगे तो पूरा का पूरा हमको मामला समझ में आ जाएगा। ये हमने इसको समराइज़ कर दिया कि चीज़ें जो हैं वो आसानी से समराइज़ हो गई। यानी मनोविज्ञान चला कहाँ से था, तो चला था आपका मन से, पहुँचा कहाँ तक आपका, तो पहुँच गया आपका व्यवहार में। चला था यूनान देश से, पहुँच गया अमेरिका। कौन सी यूनिवर्सिटी? हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुड साहब ने। कब खोली? तो 1879 में, 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय का मैंने वर्तमान नाम बताया कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। अब चला जाए कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कि कुछ डेफिनेशन, जैसे एक डेफिनेशन आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। एक डेफिनेशन ये बनती है, और ये डेफिनेशन दी थी किसने? तो ये डेफिनेशन दी है वाटसन साहब ने। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देता है, स्पेशली यूपी टेट में। यूपी टेट में डेफिनेशंस जरूर पूछ देते हैं कि ये कथन किसका है। इस तरीके के प्रश्न यूपी टेट में ज़्यादा आते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो वाटसन ने। उसके आगे चलें तो एक स्टेटमेंट आता है कि मनोविज्ञान
मानव व्यवहारों, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो। पहला क्या बोला? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। ये किसने बोला था? वाटसन साहब ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहारों और संबंधों का अध्ययन है, ये किसने बोला? तो क्रो एंड क्रो ने। फिर उसके बाद बोरिंग साहब ने क्या बोला? तो उन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। किसने? बोरिंग ने। एक डेफिनेशन ये बनी, नोट करते जाएं आप साथ साथ। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, ये किसने बोला? तो वाटसन ने बोला। मनोविज्ञान मानव व्यवहारों और संबंधों का अध्ययन है, ये किसने बोला? तो क्रो एंड क्रो ने बोला। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये किसने बोला? तो बोरिंग ने बोला। और उसके बाद अगर आगे चलें तो कहा गया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्ति के उनके वातावरण के प्रति होने वाली व्यवहार में अनुक्रियाओं का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था मर्फी साहब ने। गार्डनर मर्फी पूरा नाम था, कि गार्डनर मर्फी ने कहा था कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन आएगा कैसे? तो अगर उसके अगल बगल की चीज़ों में परिवर्तन आएगा, प्रकृति में परिवर्तन आएगा, अगल बगल की चीज़ों में परिवर्तन आएगा, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। ये बोलने वाले थे गार्डनर मर्फी साहब। तो इस तरीके के प्रश्नों के स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न जरूर आता है। दूसरी चीज़, अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं किसको लेकर के, कि जनक यानी कि फादर्स की अगर बात किया जाए, कि मनोविज्ञान के जनक कहीं पूछ देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे दिक्कत आती है, मैं उसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आज के वीडियो में ही, तब आगे चला जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ जनक यानी फादर। अब उसमें सबसे पहला प्रश्न कि मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करेंगे तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को, कि विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कई लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं उसके सामने थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। विलियम वुंट क्यों शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे जब पूछा जाएगा तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसके जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। ये दोनों नाम याद रखिएगा कि मनोविज्ञान का जनक तो विलियम वुंट को माना जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी, तो मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम उसका। आगे चलते हैं सिगमंड फ्रायड का। फिर उसके बाद एक और नाम आता है शिक्षा मनोविज्ञान, और अगला नाम आता है बाल मनोविज्ञान। अब ध्यान देखना है इसमें कि मनोविज्ञान का शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग किया जाए, ये अलग चीज़ है, और बालक के मनोविज्ञान में अंतर अगर देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक साहब को। और बाल मनोविज्ञान अगर आपसे पूछा जाएगा तो बाल मनोविज्ञान के माने जाते हैं जीन पियाजे। ये दो नाम, शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक और बाल मनोविज्ञान के जीन पियाजे। अगर इसी में भारत में पूछ दिया जाए कि भारत में प्रायोगिक मनोविज्ञान, तो जैसे आप विलियम वुंट साहब को पढ़ते हो कि विलियम वुंट साहब ने पहली बार कब किया था, या विलियम वुंट साहब ने
प्रयोगशाला, तो उसके ऊपर चर्चा हुई कि पहली बार प्रयोगशाला जो बनी थी वो जर्मन में बनी थी। लेकिन अगर भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में अगर आप पूछेंगे कि भारत में मनोविज्ञान के जनक, तो बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है और ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। भारत में पहली प्रयोगशाला की स्थापना, तो भारत में पहली प्रयोगशाला की स्थापना नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की थी। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आगे चला जाएगा तो बाल मनोविज्ञान जीन पियाजे, इसके आगे बस आपको लगा देना है आधुनिक, कि आधुनिक बाल मनोविज्ञान अगर पूछा जाएगा तो आधुनिक बाल मनोविज्ञान के तो जनक जीन पियाजे हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर बाल मनोविज्ञान, केवल बाल मनोविज्ञान पूछ देगा तो केवल बाल मनोविज्ञान के लिए एक नाम आएगा आपका पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, ये सारे नाम ध्यान दीजिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं यूपी टेट में, कि यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे कि मनोविज्ञान का जनक कौन, तो विलियम वुंट साहब। फिर उसके बाद प्रायोगिक मनोविज्ञान भी अगर पूछ ले कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन, तो विलियम वुंट, क्योंकि विलियम वुंट पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप के लिए शब्द यूज़ किया था कि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। तो इसका मतलब कि मनोविज्ञान का सही परिचय या सही डेफिनेशन जो दी थी वो विलियम वुंट साहब थे। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन, तो विलियम वुंट। वो व्यक्ति जिसने पहली बार अपने आप को मनोवैज्ञानिक बोला था, तो विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान कौन, तो सिगमंड फ्रायड। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान तो थॉर्नडाइक। फिर आधुनिक बाल मनोविज्ञान तो जीन पियाजे। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछ ले, भारत में मनोविज्ञान का जनक पूछ ले, तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। और बाल मनोविज्ञान यानी कि पेस्टोलॉजी, यानी कि इस तरीके के जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो यहाँ से आने हैं। तो आज मैंने शुरुआत कर दी है, अब इसको लेकर के कंटिन्यू हम लोगों को कर देना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा लाइव क्लासेस में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। 28 नवंबर तक हर हालत में मैं प्रयास करूँगा कि पेडागॉजी ख़त्म हो जाए और उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस सेट, और हमेशा टारगेटेड हम लोग लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग समझ सकें। समझाने का प्रयास होगा, प्रैक्टिस का प्रयास होगा, इस तरीके की चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए मैं अब से ही अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। हमारा साथ हमेशा देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।